देखो जो हमने पहले ही बोला था कि इस वाली जो पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें अपन 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 5 में से 2 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। पहले वाला था तापमान पैमाने वाला और दूसरा वाला था उष्मा और कैलोरीमिति वाला। इसके बाद में तीसरा चैप्टर इस पार्ट का, जो इस फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है उष्मा स्थानांतरण की विधियां। उष्मा स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। तीनों को अपन एक एक करके समझ रहे हैं कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपने एक कोई धातु की इस टाइप की छड़ ले ली है, मान लीजिए ये एक धातु की छड़ है, किसी की भी हो सकती है, लोहे की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसके एक साइड पर आपने क्या किया, अगरबत्ती लगा दी, मोमबत्ती लगा दी, एक साइड पर मोमबत्ती लगा दी इसके, और इसको एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट किया, इस सिरे से गर्म करना इसको अपन ने प्रारंभ कर दिया। अपन देखेंगे कि जैसे अगर अपन ने यहां से इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट रहेगा वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि थोड़ी देर बाद में ये वाला पार्ट भी क्या मिलने लग जाएगा, गर्म मिलने लग जाएगा। फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद इधर वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे करते जो गर्म है ये वाला, इधर वाला जो दूसरा सिरा रहेगा, दूसरा सिरा भी क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। इसके साथ साथ इतना गर्म नहीं हो पाएगा जितना ये वाला हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जबकि मैंने इस तरफ कोई भी आग इस पर नहीं लगाई है। जो भी मैंने आग लगाई थी, जो भी तापमान मैंने दिया था, जो भी उष्मा मैंने दी थी, इस वाले हिस्से को दी थी, तो ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म रहेगा। लेकिन उष्मा का स्थानांतरण ये इधर भी करेगा, और उष्मा का स्थानांतरण इधर करेगा, तो थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा, और उससे इसके थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ध्यान दीजिए, अपन ने ये बात बोली कि जितना गर्म ये वाला हिस्सा होगा उतना गर्म इधर वाला हिस्सा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में, और जो इधर वाला हिस्सा है यहां से उष्मा स्थानांतरण होते 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 यहां तक आ रही है, तो ये वाला हिस्सा उतना गर्म नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जब भी आप चाय वगैरह बनाओ या सब्जी वगैरह बनाते हो, तो चम्मच को अगर आप किसी भगोनी में या किसी पात्र में डालकर छोड़ देते हो और गैस चालू हो, तो आपको पता लगता है कि जो चम्मच का जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं था या सब्जी के कांटेक्ट में नहीं था, धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाता है। तो किसकी वजह से गर्म हुआ है? चालन की वजह से गर्म हुआ है। आपने इधर वाले हिस्से को गर्म करना स्टार्ट किया, आग इधर वाले हिस्से के पास है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर में उष्मा का स्थानांतरण यहां से यहां पर होगा, फिर यहां से अगले वाले पार्ट में होगा, यहां से अगले वाले पार्ट में होगा, और इसे उष्मा का स्थानांतरण होते होते जो इसका अंतिम सिरा रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा। ये अपन ने चालन का उदाहरण अपन सिंपल घरों में देखते हैं, जो चम्मच वाला उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं संवहन की। अच्छा, यहां पर अगर एक अपन बात देखें तो यहां पर जो चालन होता है उष्मा का चालन किस वजह से होता है कि यहां पर जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं, यहां की वजह से जैसे अपन ने यहां पर आग लगाई, यहां का तापमान बढ़ेगा, तो यहां के कण जो रहते हैं उनका वाइब्रेशन, उनके कंपन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पहले अगर इतनी दूरी पर कंपन कर रहे थे तो उनके आयाम बढ़ जाएंगे, अब इतनी दूरी पर कंपन करेंगे। वो जो कण थे उनके जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, पहले अगर इतने से हो रहे थे, तो जैसे यहां से उष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा मिलते ही जो कंपन के आयाम रहेगा, वो कंपन का आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कंपन का आयाम बढ़ेगा तो कोलिजन की वजह से, टक्कर की वजह से आगे वालों का भी आयाम क्या होने लगेगा, इसके साथ साथ आगे वाले कणों का आयाम भी बढ़ने लगेगा। अगर आगे वाले कणों का आयाम भी बढ़ने लग रहा है तो आगे वाले कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ते इधर का भी ताप बढ़ने लगेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो लास्ट हिस्सा है, लास्ट हिस्से का भी तापमान बढ़ जाएगा। ये चालन का उदाहरण हो गया। सबसे पहले चालन के उदाहरण की बात करें तो इसके लिए जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर बीच में गैप आ जाता, अगर छड़ को आप ऐसे बीच में से तोड़ देते, अगर मान लो एक सब्जी बना रहे हो आप, अगर आपने बीच में से चम्मच को तोड़ दिया तो दूसरा वाला पार्ट गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि चालन के लिए जो अपनी वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठोस वस्तु, और वो भी लगातार होनी चाहिए। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वस्तु क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। दूसरी बात, उष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, कंपन के कारण होता है। ये वाले कण कंपन करेंगे, अगले वाले कण कंपन करेंगे, तो कंपन की वजह से क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, पहले इधर के कण कंपन करेंगे, फिर नेक्स्ट कणों को टक्कर देंगे, फिर नेक्स्ट कणों को टक्कर मिलेगी। तो जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसके बाद में अगर संवहन की बात की जाए, तो संवहन के लिए अपन बोल सकते हैं कि जो संवहन होता है, जैसे ये ठोसों में होता है जनरली,
और जो अगर सन1 की बात की जाए तो सन1 किनमें होता है? द्रव्य। द्रव्य क्या? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जिनको अपन बोलते हैं द्रव्य, जिनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो गैस हो चाहे वो द्रव हो। द्रव प्लस गैस दोनों में बहने की प्रकृति होती है, तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल दिया जाता है? द्रव्य। जो द्रव्य रहेगा, द्रव में क्या क्या होता है? द्रव प्लस गैस। और अगर अपन सन1 की बात कर रहे हैं तो सन1 बच्चों आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए अगर सर्दियों के टाइम पर अगर आपने कभी पानी गर्म करने के लिए रोड लगाई हो, बाल्टी में, पानी की बाल्टी में अगर रोड लगाते हैं अपन, तो अपन देखते हैं कि जहां से रोड लगी हुई है रोड निचले हिस्से तक जाती है, और रोड जो जब रोड से पानी गर्म होने लगता है तो उस जगह से जो गर्म गर्म पानी के बुलबुले रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो आपने ऊपर आते हुए देखे होंगे। वो कण आपने ऊपर आते हुए देखेंगे। या कभी आपने घर पे भी पानी गर्म किया हो तो आपने देखा होगा कि जो उसके पेंदे से कुछ पार्टिकल्स उठ उठ के ऊपर की तरफ आते रहते हैं। आपने जब पानी को गर्म किया होगा कभी, तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि पेंदे की तरफ से जो हिस्सा सबसे पहले जल्दी गर्म हो रहा है, उस हिस्से से जो पार्टिकल रहेंगे छोटे छोटे, जो कण के जो जल के पार्टिकल रहते हैं, वो किधर की तरफ आने लगते हैं? ऊपर की तरफ आने लगते हैं, वो गर्म वाले पार्टिकल। क्यों होता है ऐसा? कि जब भी अगर किसी द्रव्य में जो पार्ट गर्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर इसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये भगोनी गर्म होगी, ये पात्र गर्म होगा, पात्र गर्म होते सबसे पहले ये पानी गर्म होगा, और ये पानी गर्म होता है ना, तो ये पानी जो गर्म वाला पानी रहेगा, वो पार्टिकल किधर आएंगे? ऊपर की तरफ आने लगते हैं। और जो ठंडे वाले पार्टिकल है वो किधर जाते हैं? नीचे जाते हैं। ठंडे वाले पार्टिकल नीचे आएंगे। अब ठंडे वाले पार्टिकल के पास आग लग रही है, तो ठंडे वाले पार्टिकल गर्म होने लगेंगे, और फिर वो ठंडे वाले पार्टिकल गर्म होकर किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो पार्टिकल गर्म होते जाते हैं वो किधर जाते जाते हैं? ऊपर जाते जाते हैं। और जो पार्टिकल ठंडे होते रहते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे से गर्म होकर और वापस किधर जाते रहते हैं? ऊपर जाते रहते हैं। इस तरह ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है, और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। पहले सबसे नीचे वाले पार्टिकल गर्म हुए, वो किधर चले गए? ऊपर। तो ठंडे वाले ऑटोमेटिक किधर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठंडे वाले अगर ऑटोमेटिक नीचे आ गए तो फिर अब ठंडे वाले आग के कांटेक्ट में, अब वो गर्म होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, फिर ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे। ऐसे ये प्रक्रम लगातार चलता रहेगा और लगातार चलता रहेगा, और अंत में पूरा का पूरा जो पानी है, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। एक चीज और कि जो यहां पर ये पानी गर्म पार्टिकल है या गर्म कण है, वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो जब देख लीजिए इसका एक कॉन्सेप्ट कि जो भी द्रव्य गर्म हो जाता है ना, गर्म द्रव्य क्या होता है? हल्का होता है। क्या होता है? गर्म द्रव्य हल्का होता है। और अगर द्रव्य क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, तो ठंडा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। घनत्व, इसका डेंसिटी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, इसकी जो डेंसिटी रहेगी, गर्म की डेंसिटी कम रहेगी, और जो ठंडा है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा। घनत्व ज्यादा रहेगा, ज्यादा भारी रहेगा, किधर की तरफ आएगा? ठंडा वाला नीचे की तरफ। और जो गर्म हो जाता है, गर्म होते हैं वो हल्का हो जाता है, या उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ भी बोल दीजिए। तो अगर वो हल्का हो जाएगा तो किधर की तरफ जाने लग जाएगा? ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। मेन चीज है डेंसिटी। गर्म होते डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये अपन ने सन1 का उदाहरण देख लिया। सन1 का एक दो उदाहरण और आपको बताऊं अगर मैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि चाय, ये तो द्रव का सन1 है। अब गैस का सन1 देखिए आप, गैस का सन1 कैसा होता है? चाय गर्मा गर्म चाय, एकदम गर्मा गर्म चाय है, कप है पूरा भरा हुआ है, और आपको अगर मान लीजिए गर्म चाय पीने की आदत नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करोगे? उस गर्म चाय को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हो, कप में रख के 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो चाय ऑटोमेटिक थोड़ी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्या कारण था चाय का ठंडा होने का? अब हवा में सन1, गैस में सन1 देखना है भाई अपन को। ये चाय है, चाय का कप है, चाय का कप है, इसमें चाय भरी हुई है, बढ़िया शानदार गर्मा गर्म चाय भरी हुई है एकदम। अब गर्मा गर्म चाय भरी हुई है, तो जो इसके ऊपर वाली जस्ट हवा रहेगी वो गर्म चाय के कांटेक्ट में, गर्म चाय के संपर्क में। अगर वो गर्म चाय के संपर्क में है, तो जो यहां वाली हवा रहेगी वो वाली हवा क्या हो जाएगी? गर्म हवा हो जाएगी। क्या
यहाँ वाली हवा क्या हो जाएगी, गर्म हवा हो जाएगी। और गर्म हवा हल्की होने के कारण किधर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और राइट साइड से ठंडी हवा कहां पर आ जाती है, उस जगह पर आ जाती है। फिर अब ठंडी हवा इसके संपर्क में आएगी, फिर वो इस चाय की वजह से गर्म होगी और गर्म होकर किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। राइट साइड से ठंडी हवा आएगी, फिर ठंडी हवा चाय के संपर्क में रहेगी, गर्म होगी, चाय के संपर्क में रहने से और गर्म होते किधर चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। इसलिए बार बार गर्म वाली हवा यहां से ऊपर जाती रहेगी और राइट साइड वाली ठंडी हवा यहां पर आती रहेगी और चाय से बराबर उष्मा लेती रहेगी। इसलिए धीरे धीरे चाय क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। इस टाइप से ये हवा का संवहन था। गर्म हवा किधर जा रही थी, ऊपर। राइट साइड से क्या हो रहा था, ठंडी हवा नीचे आ रही थी। प्रकृति में अपन को ऐसे उदाहरण बहुत देखने को मिलते हैं, वो अपन पढ़ेंगे बाद में संवहन के उदाहरण। लेकिन इस संवहन का प्रक्रम है, मतलब कोई भी चीज संवहन में क्या हो रहा है, सबसे पहले किन में होता है, ये चालन अगर ठोसों में होता था तो ये किन में होगा, द्रव्यों में होगा। सबसे पहला डिफरेंस की अगर बात की जाए तो चालन किन में होता था, ठोस में, तो संवहन किस में होगा, द्रव्य में होगा। चालन किस में होता था, ठोस में, और ये किस में होगा, द्रव्य में। ये किसकी वजह से होता था, कंपन की वजह से। किसकी वजह से होता था, कंपन की वजह से। अगर ये कंपन की वजह से होता है तो ये किसकी वजह से होता है, घनत्व परिवर्तन के कारण। किसकी वजह से होता है, घनत्व परिवर्तन के कारण होता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसमें ठोस में होता है तो उसमें किस में होता है, द्रव्य में, यानी कि द्रव और गैस में होगा। ये धीमा प्रोसेस है तो ये भी क्या रहेगा, धीमा प्रोसेस रहेगा। ये यहां से पार्टिकल धीरे धीरे आते रहते हैं, ऊपर आराम से देख सकते हो आप उनको। इसके अलावा मेन चीज कि जो कंपन होता है, जो चालन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो चालन होता है, चालन में यहां वाला कण चलकर यहां पर नहीं आया था। चालन में केवल क्या हुआ था, यहां वाले कण के कंपन बढ़ गए थे। उसने टक्कर की वजह से दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित करी है, दूसरे को टक्कर की वजह से उसने उष्मा स्थानांतरित करी है और ताप बढ़ाया उसका। खुद कण, ये वाला कण चलकर यहां पर नहीं आया है। आप देखते हो कि जब आप चाय बनाते हो तो जो सबसे पहले ऐसा वाला जो पार्ट होता है, ऐसे वाला जो ऐसे मुंह रहता है जिसका चम्मच का हिस्सा, वो वाला पार्ट सबसे पहले गर्म होता है। लेकिन वो कण चल के यहां पर नहीं आते हैं। अगर ये वो कण चलकर यहां पर आते तो ऐसा वाला मुंह किधर आ जाता, ऊपर की तरफ आ जाता। तो ये कण चलकर नहीं आ रहे हैं, केवल कंपन की वजह से उष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। कण वास्तव में गति नहीं करते हैं, कण अपनी जगह पर ही कंपन का आयाम बढ़ा देते हैं। इस वजह से उष्मा का स्थानांतरण टक्कर के कारण हो जाता है। बाकी कण अपनी जगह से चलकर दूसरी जगह पर नहीं पहुंचते हैं। जबकि संवहन में क्या हो रहा था, जो हल्के कण थे वो ऑटोमेटिक चलकर किधर पहुंच रहे थे, ऊपर पहुंच रहे थे। तो संवहन में जो कण रहेंगे वो खुद चलकर एक जगह से कहां पर जाते हैं, दूसरी जगह पर। क्योंकि संवहन किन में होता है, द्रव्य में, और द्रव्य में बहने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू फ्लो। तो इसलिए अगर बहने की क्षमता होती है तो जो हल्के कण होते हैं वो किधर की तरफ जाते रहते हैं, ऊपर की तरफ। वो ठंडे और भारी कण किधर की तरफ आते रहते हैं, नीचे की तरफ आते रहते हैं। ये मेन डिफरेंस था। इसमें कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, इसमें कण एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए। इसमें कंपन के थ्रू होता है, इसमें कंपन के कारण होता है उष्मा का स्थानांतरण, इसमें घनत्व परिवर्तन के कारण होता है उष्मा का स्थानांतरण। ये भी धीमा प्रोसेस है, ये भी धीमा प्रोसेस है। ये ठोसों में होता है, वो द्रव्य में होता है। बस सिंपल सी बात इनकी याद रखनी है अपन को। मेन बात अब विकिरण की आ गई। अच्छा, संवहन को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे मान लो ये हवा का संवहन रोकना हो आपको, अगर जैसे चाय को ठंडे होने से बचाना था, चाय को ठंडे होने से बचाना है अगर, तो क्या मैं चाय को ढक देता हूं क्या? अगर मैंने चाय को ढक दिया है तो जो ऊपर वाली ठंडी हवा रहेगी वो चाय के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। चाय के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी तो गर्म ही नहीं हो पाएगी, और गर्म ही नहीं हो पाएगी तो वो ऊपर ही नहीं जा पाएगी और चाय से कोई उष्मा वो नहीं ले पाएगी। तो चाय को ढक के रख दिया जाता है संवहन को रोकने के लिए। ऐसे मान लीजिए आप चालन के लिए, चालन को रोकने के लिए भी क्या कर सकते हो आप? चालन को अगर आपको रोकना है तो आप ऐसी, या तो बीच में से इसको एयर का गैप ला दीजिए, क्योंकि सतत वस्तु होनी चाहिए। अगर बीच में गैप आ गया तो यानी कि उष्मा का चालन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपको संवहन रोकना था, आपने यहां पर ढक्कन लगा दिया। ये रोकना है आपको तो आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। यानी कि इन दोनों चीजों को रोका जा सकता है, जैसे जैसे इनको कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है, चालन को और संवहन को। अब जो तीसरी बात आती है वो आती है विकिरण, रेडिएशन।
कोई भी चीज के पास अगर तापमान है तो अपन में से खुद में से क्या निकालती रहती, विकिरण निकालती रहती। उन विकिरणों को कोई जरूरत नहीं होती है किसी भी प्रकार के माध्यम की। सुनिए, जैसे अपन ने अगर मान लीजिए चालन और संवहन को रोकने के लिए मैं आपको एक युक्ति बता रहा हूं, सबसे पहले वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अपन ने थर्मस फ्लास्क देखा होगा। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, थर्मस फ्लास्क में आपने दीवार कौन सी लगा देते हो आप, थर्माकोल टाइप की कोई वस्तु होती है जिसकी दीवार लगी रहती है, या बीच में दो ऐसी बारीक बारीक दीवार लगा देते हैं तो बीच में एयर गैप आ जाता है। एयर गैप आने की वजह से चालन के थ्रू तो उष्मा का स्थानांतरण बाहर नहीं हो पाता। ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया तो संवहन के कारण भी उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। लेकिन चालन को मैंने रोक दिया, संवहन को मैंने रोक दिया है, और इसी कारण थर्मस फ्लास्क में चाय काफी लंबे टाइम तक गर्म रहती है। लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि हमेशा चाय ठंडी ही नहीं होगी, उसमें चाय कभी ठंडी नहीं होगी। अगर आप 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद चेक करोगे तो आपको चाय जरूर ठंडी मिलेगी। तीसरी बात आई विकिरण। विकिरण को किसी के भी थ्रू रोकना संभव नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु चाय के पास अगर तापमान है तो उसमें से विकिरण निकलेंगे। अब उन विकिरणों के आगे आप चाहे माध्यम लगा दीजिए, चाहे निर्वात रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, आप विकिरण को नहीं रोक सकते हो। और विकिरण के थ्रू एक फिक्स्ड अमाउंट तो हमेशा उसमें से उत्सर्जित होता ही रहेगा। और इस वजह से आप अपन बोल सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय भी काफी लंबे टाइम बाद क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अगर मान लीजिए दीवारें, उष्मारोधी दीवारें बना दी, कुचालक दीवारें बना दी, यानी कि आपने उष्मा का चालन रोक दिया है। अगर आपने ऊपर से उसको ढक दिया है, यानी कि आपने उसमें उष्मा का संवहन रोक दिया है। इसलिए दो प्रमुख कारण आपने रोक दिए, इसलिए चाय लंबे टाइम तक ठंडी रह रही है, लेकिन हमेशा ठंडी नहीं रहेगी, क्योंकि विकिरण को रोकना आपके हाथ की बात नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सब जगह से वो गुजर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो मोबाइल में नेटवर्क वगैरह आते हैं उस टाइप की तरंगे, तो वो ऐसे दीवार विवार वगैरह इन चीजों से रुकने वाली नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरे बात को। चालन, संवहन और विकिरण का एक उदाहरण था आपके पास, और अब इनमें अपन मेजर डिफरेंस इनमें पढ़ने वाले हैं। जो डिफरेंस अपन ने अभी देखे हैं उनको अपन एक टेबल में देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंस थे उनके बीच में, है ना। सबसे पहले चालन में तापांतर के कारण किसका स्थानांतरण हो रहा था, उष्मा। इधर वाला हिस्सा गर्म था पहले से, इधर वाला हिस्से के अपन ने आग लगा दी थी, उधर वाला हिस्सा ठंडा था, तो इस कारण उष्मा का स्थानांतरण हो रहा था। यहाँ उष्मा का स्थानांतरण घनत्व परिवर्तन के कारण हो रहा है। यहां पर बिना किसी माध्यम के होता है, उसको विकिरण को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चालन में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो किसकी वजह से होता है, मतलब कौन लेके जाते हैं उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक, कोई लेके नहीं जाता है। केवल और केवल मुक्त कण और कणों के कंपन के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। जबकि संवहन में जो कण रहते हैं, जो ठंडे कण, जो भारी कण होते हैं, वो भारी कण नीचे आते जाते हैं, और जो गर्म कण और हल्के कण होते हैं वो किधर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। यानी कि कणों की क्या होती है, वास्तविक गति होती है। कण ही एक जगह से चलकर कहां पर जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणें गति करती है, जैसे अपन ने मोबाइल वगैरह में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडिएशन में उस टाइप की विकिरणें निकलती है। तीसरा पॉइंट, ये किस में होता है चालन, ठोसों में। द्रवों में से केवल पारे में हो जाता है, बाकी किन में होता है, सामान्यतया ठोसों में भी धातुओं में स्पेशली। इनमें द्रव्य में और द्रव्य को क्या बोला जाता है, द्रव प्लस गैस, जिसमें भी बहने की क्षमता है। द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। पानी गर्म करना द्रव का एग्जाम्पल है, लेकिन चाय का ठंडा होना गैस वाले का एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो ये सभी में होता है विकिरण को कोई रोक ही नहीं सकता है। जिसके पास भी तापमान है उसमें से विकिरणें निकलेगी ही निकलेगी। ये धीमा प्रक्रम है, पहले ये वाला कण कंपन करेगा, फिर ये वाला कण कंपन करेगा, ये धीमा प्रक्रम है। ऐसे ये प्रक्रम भी धीमा है, धीरे धीरे कण ऊपर आते रहते हैं, सब ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो विकिरणें होती है वो तीव्र प्रक्रम है, क्योंकि विकिरणों की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ विकिरणें जाती बहुत स्पीड से है, तो इसलिए इनका तीव्र प्रक्रम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अनियमित पथ है, कंपन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं कंपनों का, कोई पथ फिक्स नहीं होता है, नियमित पथ नहीं है। इनका पथ क्या होता है, अनियमित पथ है।
ऐसे जो कण आते रहते हैं गर्म पानी के कण है वो भी रेंडमली, कोई इधर से आ गया कोई इधर से आ गया, उनका पथ भी नियमित नहीं है, वो भी क्या बोले जाएंगे, अनियमित पथ। लेकिन अगर विकिरण एक बार इस दिशा में निकल गई तो वो इस दिशा में ही जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रेखीय पथ पर जाती है जैसे प्रकाश आता है। तो ये इनके बीच का जो है वो डिफरेंस थे, मेन डिफरेंस अपन इनके बीच के पढ़ लिए हैं। अब अपन एक एक करके हर चीज को पढ़ेंगे। चालन क्या है, चालन को अपन पढ़ेंगे, फिर संवहन को पढ़ेंगे और फिर किसको पढ़ेंगे, विकिरण को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर उष्मांतरण की विधियों वाला चैप्टर में 3 पार्ट है, चालन, संवहन और विकिरण। तो देखिए बच्चों, जब उष्मा का चालन हो रहा होता है तो उष्मा के चालन में अस्थायी अवस्था क्या होती है और स्थायी अवस्था क्या होती है, ये भी एक बार अपन समझ लेते हैं। अस्थायी अवस्था किसी भी विशेष स्थिति पर स्थित बिंदु का ताप समय के साथ परिवर्तित हो। मान लीजिए उष्मा का चालन हो रहा है, अगर उष्मा का चालन हो रहा है, मैंने कोई विशेष स्थिति बता दी, भाई इस स्थिति की बात करूंगा, इस वाले अल्पांश के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर इस वाले अल्पांश के बारे में बात करने वाले हैं तो जब अपन इसको गर्म करना स्टार्ट ही किया होगा, जस्ट अपन ने आग लगाई ही है, जब आग लगाई है जस्ट, तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ कहां पर होगा, वातावरणीय ताप पर होगा। वातावरणीय ताप पर होगा तो मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग में इसका तापमान मान लीजिए 30 से कितना होगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा तापमान इस वाले हिस्से का भी बढ़ता जाएगा, यानी कि इसका भी तापमान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इस वाली विशेष स्थिति का भी, इस वाली विशेष स्थिति का ताप भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इस विशेष स्थिति का ताप भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जिसको क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी अवस्था। लेकिन अगर मान लीजिए इसको गर्म करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, जैसे 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए गर्म कर रहा हूं, अगर मान लीजिए तो इधर वाले का तापमान और इधर वाले का तापमान, पूरी छड़ का तापमान लगभग क्या हो जाता है, नियत सा हो जाता है, स्थायी अवस्था आ जाती है। अभी ये गर्म होने वाली अवस्था चल रही, गर्म होने वाली अवस्था जब यानी कि अपन उसको उष्मा देते जा रहे हैं, उष्मा देते जा रहे हैं और गर्म होने वाली अवस्था चल रही, गर्म होने वाली अवस्था चल रही, तो हर हिस्से का तापमान समय के साथ क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस वाले पॉइंट की बात करूं, इसका तापमान भी समय के साथ बढ़ेगा, इस पॉइंट का तापमान भी समय के साथ बढ़ेगा, इस पॉइंट का तापमान भी समय के साथ बढ़ेगा। तो किसी भी स्थिति को ले लूं मैं, उस स्थिति के साथ तो तापमान में परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन किसी भी एक अगर पर्टिकुलर एक स्थिति को ले लिया तो उसमें भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। 1 बजे अलग ताप रहेगा, 1:05 पर अलग ताप, 1:10 पर अलग तापमान रहेगा। यह अस्थायी अवस्था है। लेकिन कुछ समय तक गर्म करते रहेंगे तो फिक्स हो जाता है कि मान लीजिए इधर का ताप हो गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर का हो गया मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये वाला हिस्सा डायरेक्ट आके कांटेक्ट में ज्यादा गर्म रहेगा। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये तापमान क्या बना रहता है हर जगह का नियत, यहाँ का 500 है तो 500 ही रहेगा, यहाँ का 100 है तो 100 ही बना रहेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह सेम तापमान होगा, ये कह रहा हूं कि जिस बिंदु का तापमान फिक्स हो जाता है, स्थायी अवस्था में क्या होता है, किसी एक विशेष स्थिति पर बिंदु का तापमान फिक्स हो जाता है। जैसे इधर वाले का 100 है, इस वाले बिंदु का तापमान तो कितना बना रहेगा, फिर 100 ही बना रहेगा। समय के साथ ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थिति के साथ तो ताप में परिवर्तन होगा ही होगा, अलग अलग स्थिति वाले बिंदु का तापमान क्या रहेगा, अलग अलग, लेकिन फिर इनका समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस स्थिति का 100 है तो 100 नियत रहे, इसका 500 है तो 500 नियत रहे, नियत बना रहे। 1 बजे देखो तो भी वही, 2 बजे देखो तो भी वही, 3 बजे देखो तब भी वही। तो इसको क्या बोला जाता है, स्थायी अवस्था बोला जाता है। देख लीजिए, किसी भी विशेष स्थिति पर स्थित बिंदु का ताप समय के साथ परिवर्तित हो तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थायी अवस्था। और स्थायी अवस्था किसको बोलेंगे, किसी भी विशेष स्थिति पर स्थित बिंदु का ताप समय के साथ परिवर्तित न होकर क्या बना रहे, नियत बना रहे, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्थायी अवस्था बोला जाएगा। ये अस्थायी अवस्था और स्थायी अवस्था थी बच्चों। देखिए बच्चों, अब उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत याद दिला दूं कि जब आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऐसे dq/dt यानी कि आवेश प्रवाह की दर, q को क्या बोलते थे वहां पर, आवेश, चार्ज बोलते थे, dq/dt। तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, विद्युत धारा बोलते हैं क्या। जैसे आवेश के प्रवाह की दर को, क्योंकि वहां पर आवेश बहता है इसलिए आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि विद्युत बह रही होती है। ऐसे यहां पर उष्मा बह रही है तो उसमें प्रवाह की दर को क्या बोल दिया जाएगा, उष्मीय धारा बोल दिया जाएगा, IT उष्मीय धारा, I थर्मल, यानी कि थर्मल करंट की बात करें, थर्मल करंट यानी कि उष्मीय धारा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये शक्ति है, क्या है, शक्ति। dq/dt, q क्या रहेगा, ऊर्जा, उष्मा, उष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है, dq/dt उष्मा प्रवाह की दर यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, यानी क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं क्या,
तो ये उष्मा प्रवाह की दर बोल दीजिए, उष्मा प्रवाह की दर बोल दीजिए इसको, या फिर तापीय धारा बोल दीजिए इसको, या फिर शक्ति बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। प्रवाहित शक्ति बोल दीजिए, उष्मा प्रवाह की दर बोल दीजिए, या फिर उष्मीय धारा बोल दीजिए। प्रवाहित क्या हो रही है? उष्मा ही हो रही है, लेकिन अपन उष्मा की मात्रा नहीं निकालते, dQ/dt निकालते हैं, उष्मा प्रवाह की दर निकालते हैं। 1 सेकंड में कितनी उष्मा स्थानांतरित होगी वो चीज अपन निकालते हैं, dQ/dt। यानी कि तापीय धारा बोल दीजिए, उसमें शक्ति बोल दीजिए, या फिर उष्मा प्रवाह की दर बोल दीजिए। ध्यान दीजिए, एक छड़ लिए मैंने जिसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a और संपूर्ण लंबाई l दे रखी है। उच्च ताप TH, T हायर, निम्न ताप TL, लो टेम्परेचर। अपन ने कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लंबाई dx है। उस dx लंबाई पर अपन ने देखा तो तापांतर आ रहा था dt, dt भी क्या -dt आएगा। इधर वाले का तापमान T तो इधर वाले का कम हो जाएगा, T - dt। इधर जाने पर तापमान घट ही रहा है, डिक्रीज हो रहा है तापमान, तो यहाँ का T है तो यहाँ कितना आ जाएगा, T - dt। अगर अपन तापांतर निकालते हैं तो तापांतर में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या बचता है, -dt बचता है। तो इस अल्पांश के लिए अगर मैं उसमें धारा लिखता हूं या उष्मा प्रवाह की दर लिखता हूं, उसमें धारा बोलिए, उष्मा प्रवाह की दर बोलिए, या शक्ति बोल दीजिए, कुछ भी एक ही बात है, जूल पर सेकेंड। तो dQ/dt या IT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -KA dt/dx। माइनस क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि मुझे पता है जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक माइनस एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा दिया है। अब देखिए क्या लिखा अपन ने, -KA dt/dx। dt/dx क्या होता है कि अपन बोल रहे हैं कि dx लंबाई में अगर dt परिवर्तन हुआ है तापमान में तो एकांक लंबाई में कितना होगा, dt/dx। तो एकांक लंबाई में या एकांक दूरी के साथ ताप में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, ताप प्रवणता बोला जाता है, या dt/dx बोल सकते हैं। दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर या फिर एकांक दूरी में ताप परिवर्तन, या बोल सकते हैं। ए क्या रहेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ मतलब जिस हिस्से से, मतलब वो सामने वाला क्षेत्रफल लेना होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला होता है, जो आगे वाला हिस्सा है, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलेंगे। के को क्या बोलते हैं, उसमें चालकता। के क्या होती है, उसमें चालकता होती है। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है अगर मान लीजिए लोहा है वो ज्यादा उसमें चालक होगा, उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा रहेगी। लकड़ी है कम उष्मा चालक है तो उसके लिए के की वैल्यू कम रहेगी। तो मतलब उष्मा की चालकता को बताता है, उसमें चालकता है किसी भी पदार्थ की। अगर मुझे मान लीजिए, तो मैंने अल्पांश के लिए लिखा, अगर मुझे संपूर्ण छड़ के लिए लिखना हो तो संपूर्ण छड़ के लिए सबसे पहली बात तो केवल स्थायी अवस्था में लिखा जा सकता है, केवल स्थायी अवस्था में लिखा जाएगा। और संपूर्ण छड़ के लिए लिख रहा हूं मैं तो बहुत ही ध्यान दीजिए आप लोग, dQ/dt या IT क्या लिखना है मुझे, -KA × dt/dx करना है। तो के की जगह तो क्या रहेगा, के रहेगा। एक अल्पांश लेता, इसका मैं एक बीच में से टुकड़ा काटता या पूरा पेन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे छोटा सा टुकड़ा हो इसका या फिर ये पूरा पेन हो। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या रहेगा, ए ही रहेगा, एक ही जगह ए। पदार्थ की छोटी सी टुकड़ा, पदार्थ का छोटा सा अल्पांश हो या पूरा पदार्थ हो, सबके लिए चालकता क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। छोटा सा टुकड़ा भी लोहे का, पूरा पेन भी लोहे का, तो यानी कि चालकता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। तो के भी सेम, ए भी सेम। जहां पर अपन ने dt लिखा था, dt की जगह क्या कर देंगे, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। तो अब पूरी छड़ के लिए लिख रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिख दूं, TH - TL लिख दूं क्या, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो कितना आ जाएगा, TH - TL आ जाएगा। dx छोटे से अल्पांश की लंबाई थी, अब पूरी छड़ के लिए लिख रहा हूं तो लंबाई भी कौन सी आएगी, पूरी वाली लंबाई ही आएगी। अब तो dx की जगह क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर l। और अब ये वाला फॉर्मूला अपन को याद होना ही चाहिए, सोते जागते किसी भी टाइम अगर मुझे सोल्व करना है क्वेश्चन को तो ये वाले फॉर्मूला अपन को याद होनी चाहिए। कंडक्शन में से मिला के केवल 4 फॉर्मूले होंगे, 4-5 फॉर्मूले हैं केवल, तो 4-5 फॉर्मूले से पूरा कंडक्शन हो जाता है, चालन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चालन का एक जो सबसे पहला याद रखने वाला फॉर्मूला है वो अपने पास ये रहा, dQ/dt IT = KA/L × TH - TL। ये अपन को याद रहना ही चाहिए। उसमें चालकता का मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालना हो तो K को एक तरफ भेज दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ। इनका मात्रक तो क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड रहेगा।
ये डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड भी अपोन में आ गया, या केल्विन भी किसमें आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर, मीटर से मीटर कटेगा, 1 मीटर बचेगा, वो भी किधर आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। तो जूल पर सेकंड एक केल्विन की वजह से और एक ये मीटर यहां पर नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ये किसका मात्रक हो गया, के का मात्रक हो चुका है। और स्टार मार्क करके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली है वो क्या है कि इस फॉर्मूले में आप वैल्यू हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मान रख सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ऐसे तो ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में चलेबल है। क्यों चलेबल है, क्योंकि ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, तापांतर आ रहा है क्या, जब भी तापांतर आए तो चाहे आप केल्विन में रखो वैल्यू, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो, दोनों में मान क्या आता है, समान आता है क्या, इसलिए यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में अपन मान रख सकते हैं, ताप का मान डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं। ये याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, हर फॉर्मूले के लिए पता होना चाहिए, तो इसमें रखा जा सकता है। बच्चों ये बात अपन को ध्यान रखनी। देखिए बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं उसमें चालकता, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, I इज इक्वल टू के ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी एच माइनस टी एल। टी एच बराबर उच्च ताप हायर टेम्परेचर, टी एल बराबर लो ताप निम्न ताप लोअर। उसमें चालकता, वहां पर जो के आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर उसमें चालकता उसको बोला जाता है। कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। लोहे के लिए फिक्स से इतना होता है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स से इतना होता है, कॉपर के लिए फिक्स से जितना होता है उतना फिक्स है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है केवल। सबसे ज्यादा किसके लिए, एजी के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, फ्रीऑन के लिए होता है। ऑर्डर अगर कभी गलती से, ऐसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, एजी की होती है, एजी सी यू ए यू ए एल। आदर्श या पूर्ण उसमें सुचालक, आदर्श या पूर्ण उसमें सुचालक, आदर्श सुचालक कोई होता ही नहीं है, लेकिन अगर आदर्श सुचालक होता तो उसके लिए के का मान अनंत रहता, यानी कि उष्मा प्रवाह की दर भी क्या रहती, अनंत रहती, तुरंत गर्म हो जाता, इधर वाले से वो गर्म करते तुरंत उधर का गर्म। अगर पूर्ण उसमें कुचालक हो तो के इज इक्वल टू 0, कोई उष्मा का कुचालक है, पूर्ण कुचालक यानी कि उष्मा का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसके ऊपर, यानी कि की वैल्यू 0, उसमें उसके अंदर से उष्मा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक हिस्से को गर्म करते रहोगे तो करते रहो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, दूसरे हिस्से पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उष्मा का प्रवाह ही कितना हो जाएगा, 0। आई इज इक्वल टू के ए बाई एल इंटू टी एच माइनस टी एल। के 0 हो गया अगर मान लीजिए, तो फिर कोई उष्मा का प्रवाह ही नहीं होगा। खाना बनाने के बर्तन कम विशिष्ट उष्मा एवं उच्च उष्मा चालकता के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो कम विशिष्ट उष्मा तथा उच्च उष्मा चालकता के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए, अपन चाहते हैं कि जो खाना बनाने वाले जो बर्तन आ रहे हैं, खाना बनाने वाले जो बर्तन है वो खुद जल्दी गर्म हो जाए पहली बात तो, और खुद जल्दी गर्म होके फिर अंदर जो खाना रखा है, जिसको पकने के लिए रख रखा है अपन ने, उसके अंदर रखा है पात्र के अंदर, तो जो पात्र है वो खुद भी जल्दी गर्म हो और अंदर वाले खाने के लिए भी उष्मा का स्थानांतरण भी तेजी से करे। वो दो चीजें बोली अपन ने, एक तो खुद जल्दी गर्म होना चाहिए और उसमें से उष्मा का स्थानांतरण भी तेजी से होना चाहिए, ताकि अंदर जो खाना रखा हुआ है वो भी जल्दी से जल्दी पक जाए। तो खुद का तापमान तेजी से बढ़ना चाहिए, इसके लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी होता था। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, खुद को अगर उष्मा मिल रही हो तो अपना तापमान कितने तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए क्या आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उष्मा का स्थानांतरण हो तो फिर क्या किया जाता है, उसमें धारा चालन आई टी इज इक्वल टू के बाई एल इंटू टी एच माइनस टी एल। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एम एस आ जाएगा। ये होता था क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मुझे पता है कि अगर किसी की विशिष्ट उष्मा कम है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने क्यू की वैल्यू फिक्स रखी तो जिसकी विशिष्ट उष्मा कम होगी वो तेजी से गर्म होगा। विशिष्ट उष्मा यानी कि क्या होनी चाहिए, बर्तन की कम होनी चाहिए ताकि वो तेजी से गर्म हो जाए। अगर एस कम है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये तो हो गई। अब वो अंदर वाले खाने के लिए उष्मा का जो स्थानांतरण कर रहा है, उस खाने को पकाने के लिए वो उष्मा का स्थानांतरण भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और उष्मा स्थानांतरण यानी कि आई टी की बात करेंगे तो के ए बाई एल इंटू टी एच माइनस टी एल, ये लिखा जाएगा। तो अगर के ज्यादा है तो आई टी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहां से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद में अनुप्रयोग क्या है, चालन के।
चालन के अनुप्रयोग क्या है अपन को। लेकिन चालन के अनुप्रयोग पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने बोला था कि अगर ठोस वस्तु लगातार होगी तो ही चालन होता है, बीच में अगर हवा आ गई या वस्तु को आपने तोड़ दिया बीच में से तो फिर चालन नहीं हो पाता है। तो उसी के उपयोग है ये सब। देखिए सर्दियों में लोहे की कुर्सी अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडी होती है। लोहे की चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है। के ज्यादा होता है तो उष्मा का स्थानांतरण तेजी से होता है, तो जल्दी ठंडी हो जाती है लोहे की। दूसरी चीज, खाना बनाने के बर्तन धातु के जबकि हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। खाना बनाने के बर्तन धातु के ताकि उनकी चालकता ज्यादा हो ताकि खाने को जल्दी पकाए या खुद भी जल्दी गर्म हो जाए। लेकिन हत्थे लकड़ी के क्यों, क्योंकि हत्थों से तो अपन बर्तन को पकड़ के उठाते हैं ना, अब गर्म हो गया कोई चीज उसको उठाएंगे तो यानी कि हत्थे क्या हो, ऐसे पदार्थ के बने होने चाहिए जो गर्म क्या होने चाहिए, गर्म नहीं हो आसानी से, मतलब तो आसानी से गर्म नहीं हो, इसलिए उनको किसके बनाते हैं, लकड़ी के या फिर किसके बनाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी उष्मा चालकता कम होती है। उन्हीं कपड़ों में हम गर्मी महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं गर्मी, सर्दियों के टाइम पे अपन को गर्मी महसूस करने के लिए क्या चाहिए कि अपन के जो अंदर की उष्मा है, शरीर के अंदर की जो उष्मा है वो बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा, बाहर का तापमान कम, तो उष्मा का प्रवाह शरीर से किधर होता है, बाहर की तरफ, इसलिए ठंड सर्दी लगती है अपन को। तो उस उष्मा के प्रवाह को रोकने के लिए अपन क्या उन्हीं कपड़े पहन लेते हैं। उन्हीं कपड़ों और शरीर के बीच में एक लेयर आ जाती है। उन्हीं कपड़े जो होते हैं मोटे होते हैं तो एक एयर की लेयर बन जाती है, और जो हवा की लेयर बन जाती है उसकी वजह से वो चालन क्या हो जाता है, टूट जाता है। दो पतले कंबल 2 गुने मोटाई वाले एक कंबल की तुलना में ज्यादा गर्म होते हैं। अगर आपने 2 बारीक बारीक कंबल लिए और एक दूसरा अलग कंबल लिया जो उनकी डबल मोटाई का है, तो 2 बारीक कंबल ज्यादा गर्म लगेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बारीक कंबल के बीच में एक हवा की लहर आएगी, हवा की एक परत आएगी, इस वजह से जो चालन होता है वो क्या हो जाता है, हवा की परत की वजह से रुक जाता है। और चालन अगर रुक गया तो यानी कि उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा और अपन को गर्म फील होगा, गर्म अनुभव करेंगे अपन। इसके लिए आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको डबल पिलाई वाले कंबल और सिंगल पिलाई वाले कंबल दोनों प्रकार के कंबल पाए जाते हैं। तो डबल पिलाई वाले ज्यादा महंगे रहते हैं अपेक्षाकृत। पक्षी सर्दियों में अक्सर पंख फैला लेते हैं तो उनकी बॉडी और पंखों के बीच में एक हवा आ जाती है, वायु आ जाती है, तो इस वजह से चालन नहीं हो पाता है और सर्दियों में वो भी सर्दी से बचाव कर पाते हैं। एक नई रजाई पुरानी रजाई की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि नई रजाई में क्या रहेगा, रुई फूली हुई रहती है, उसके अंदर जो भी भरा हुआ है रुई रहेगी, कॉटन रहेगा, वो फूला हुआ रहेगा, उसके बीच में एयर होती है, तो इसकी वजह से वो चालन नहीं होने देती है और शरीर को गर्मी महसूस होती है। जैसे लेकिन रजाई पुरानी हो जाती है वो पिचक जाती है, रुई की हो जाती है वो दब जाती है, तो जो बीच की हवा रहती है वो निकल जाती है और एक सतत मार्ग मिलता है, यानी कि चालन आसानी से हो पाता है। तो इसलिए नई रजाई ज्यादा अपन को गर्मी महसूस करवाएगी अपेक्षाकृत पुरानी रजाई के। समझ पा रहे हो, मतलब जैसे बीच में गैप आया, वायु आई, तो वायु आने की वजह से क्या हो जाता है, चालन बंद हो जाता है, उष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है। ये है मेन कहने का मतलब, उसी पर बेस्ड है सारे इसके अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है निम्न चित्र में उष्मा प्रवाह की दर बताइए। उष्मा प्रवाह की दर बतानी है मुझे, यानी कि तापीय धारा की बात कर रहे हैं, dq by dt, IT की बात की जा रही है मुझसे। IT इज इक्वल टू कितना होता है, IT इज इक्वल टू KA बाई एल, IT इज इक्वल टू KA बाई एल मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दिया जाएगा, TH माइनस TL कर दूं क्या। मतलब ये बोल रखा है ये छड़ है, इधर वाले 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला कोई सोर्स है, इस सोर्स में इधर वाले हिस्से को चिपका दिया, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कोई सोर्स है, उसमें इधर वाले हिस्से को चिपका दिया, तो इधर से इधर कितने उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उष्मा प्रवाह की दर मुझे बतानी है। IT इज इक्वल टू के बाई एल मल्टीप्लाइड बाई TH माइनस TL कर दे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अपन को। के की वैल्यू बोलिए कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 200। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर -2 दे रखी है। क्या लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। TH माइनस TL कितना कर दूं मैं, 100 माइनस 0 कर दूं क्या इसको। यहां से अगर IT की वैल्यू देखे तो IT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर +2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, कितना आ जाएगा, यानी कि 100 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या भी लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, केवल IT की कैलकुलेशन करनी थी, सब चीजें आपको गिवन थी क्वेश्चन। देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, उसमें प्रतिरोध, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, उसमें प्रतिरोध। इसको अपन किससे लिख देंगे, RT। प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, थर्मल वाला है इसलिए T से रिप्रेजेंट इसको कर दिया।
ध्यान दीजिए, अगर उसमें प्रतिरोध की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर अपन जो उष्मा प्रवाह की दर होती है उसको क्या बोल देते हैं, उष्मा धारा, विद्युत धारा, ऐसे यहां पर क्या कर दिया, उष्मा धारा। जिससे वहां पर विद्युत प्रतिरोध रहता है तो यहां पे भी उसमें प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए, जो उष्मा होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, अपन ने बोला था कि उष्मा प्रवाह होने के लिए तापांतर का होना अत्यावश्यक है, यानी कि उष्मा प्रवाह का कारण क्या होता है, तापांतर। ऐसे जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा प्रवाहांतर का कारण क्या होता है, विभवांतर। दो सिरों के विभवांतर, विभव अगर अलग अलग रहेंगे, दोनों के बीच में विभवांतर रहेगा तो किसी भी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। और उसके लिए अपन पढ़ते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम। V इज इक्वल टू आई आर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेल्टा V होता है, वहां पर V नहीं होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। तो धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, विभवांतर के कारण। I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों के विभव समान हो जाते, विभवांतर 0 हो जाता तो प्रवाह 0। ऐसे यहां पर तापांतर 0 हो जाता तो प्रवाह 0। यानी कि जो काम यहां पर विभवांतर कर रहा है, V1 माइनस V2 कर रहा है, वही काम यहां पर TH माइनस TL यानी कि तापांतर कर रहा है उसमें धारा में, वही काम। तो अपन अगर इक्विवेलेंट बनाए इनके, तो जो IT है, IT के इक्विवेलेंट क्या लिखा जा सकता है, I को लिखा जा सकता है। या ये बोल दीजिए I के इक्विवेलेंट किसको लिख दिया अपन ने, IT को लिख दिया। और V1 माइनस V2 के इक्विवेलेंट किसको लिखा जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, TH माइनस TL। ये कंपेयर कर चुके हैं अपन। IT की जगह इधर ये आ गया, V1 माइनस V2 की जगह ये T1 माइनस T2 आ गया। तो ये सब कुछ कंपेयर हो चुका है। अब क्या बचा कंपेयर करना, KA बाई एल को किससे कंपेयर करूं, 1 बाई आर से। भाई TH माइनस TL की जगह TH माइनस TL, इधर क्या बचा 1 बाई आर, इधर क्या बचा है KA बाई एल। तो क्या लिख दिया जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू KA बाई एल लिख दिया जाएगा। 1 बाई आर इज इक्वल टू मैंने KA बाई एल लिख दिया, तो यहां से क्या मैं R की वैल्यू बता सकता हूं क्या, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अपॉन KA आ जाएगा क्या R की वैल्यू। तो यही तापीय प्रतिरोध होता है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला अपन ने I का याद किया है, दूसरा फॉर्मूला अपन किसका याद कर रहे हैं, तापीय प्रतिरोध का फॉर्मूला याद करते हैं। R इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन K। तापीय प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखना है अपन को, R इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन K। RT लिख दीजिए, थर्मल रेजिस्टेंस है, यानी कि RT इज इक्वल टू L अपॉन KA। ये बच्चों अपन को याद रखना ही रखना है ये वाला फॉर्मूला। जैसे वहां पर होता था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो होती है प्रतिरोधकता, अगर इसकी जगह मैं चालकता लिखना चाहूं तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा आ जाता है, L अपॉन सिग्मा है, वैसे L अपॉन के। सेम उसी टाइप का फॉर्मूला यहां पर निकल के आता है, लेकिन इससे कंपेयर नहीं करना है अपन को ज्यादा, केवल क्या ध्यान रखना है, तापीय प्रतिरोध क्या रहेगा, L अपॉन KA रहेगा, L अपॉन KA तापीय प्रतिरोध। याद रखना है फॉर्मूला ये। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। एक छड़ के लिए आपको K की वैल्यू, L की वैल्यू, A की वैल्यू पता है, तो छड़ का तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, RT इज इक्वल टू L अपॉन K होता है क्या, बिल्कुल यही होता है। RT इज इक्वल टू L अपॉन K। सबकी वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं, डायरेक्ट गिवन है मुझे क्वेश्चन में। L इज इक्वल टू कितना है 2, K की वैल्यू कितनी है 200, A की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 3। सब कुछ पहले से मीटर स्क्वायर में, SI यूनिट में है सब कुछ। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा, 10 टू द पावर माइनस 1 को पढ़ लेगा तो 10 टू द पावर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो केवल 10 टू द पावर प्लस 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मात्रक बताइए इसका, मात्रक क्या रह सकता है, अगर R की अपन बात करेंगे तो R का मात्रक क्या रहेगा, तापीय प्रतिरोध का मात्रक। तो तापीय प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो तापीय प्रतिरोध का मात्रक देखो, जहां पे भी जिसका फॉर्मूला आता है ना, वहां से अपन को निकालना है। I इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, IT इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RT लिख सकता हूं, वही I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर, डेल्टा V इज इक्वल टू IR। तो अगर मुझे RT लिखना है तो RT को इस तरफ, ये क्या आ जाएगा डेल्टा T अपॉन IT। ये क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है क्या, तो केल्विन सेकंड पर जूल, ये आ जाएगा केल्विन सेकंड पर जूल, ये वाला इसका मात्रक आ जाएगा, इसका मात्रक है, मात्रक R का मात्रक। किसका मात्रक है, R का मात्रक है, केल्विन सेकेंड पर डिग्री पर जूल, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड पर जूल, ये इसका मात्रक रहेगा। वैल्यू कितनी आ रही है 10। क्या लिखा जा सकता है इसको, केल्विन सेकेंड पर जूल,
करके लिखा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको के की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। छड़ के लिए क्या बताना है? केवल तापीय प्रतिरोध बताना है, उसमें प्रतिरोध बताना है। तो आरटी का फॉर्मूला एल अपॉन के होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। अगर मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं 2, ये 200 और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर -1 बचेगा, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। मात्रक अपन इसका याद नहीं रखेंगे, अगर कभी मात्रक की जरूरत पड़ी तो जैसे अपन I इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर से वहां से आर की वैल्यू, आर का मात्रक निकाल लेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से? मात्रक के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर, ये जूल पर सेकेंड, ये केल्विन होता है, आर का मात्रक निकल जाएगा। लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी अपन को तब अपन निकाल लेंगे। ये आर की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, कितनी आएगी? 10 आ गई। इसके बाद में जो मेन बात है, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाता है कि आई आप अगर एक आपको एक छड़ दे रखी है, उसके लिए आई क्या लिखोगे? के ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी एच माइनस टी एल, ये लिख देते हो। अब अगर आपको एक छड़ की जगह 2 छड़ दे दी मैंने, एक छड़ यहां से यहां तक, एक छड़ यहां से यहां तक, तो आप इसकी कुल लंबाई भी लिख दोगे, इसका क्षेत्रफल भी लिख दोगे, लेकिन इसका लिए K1 अलग है, इसके लिए K2 अलग है, तो अब क्या लिखोगे? K की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? तो जब भी अगर एक छड़ नहीं होकर एक से ज्यादा छड़ हो जाती है तो फिर K नहीं लिखकर उसकी जगह क्या लिखा जाता है? K इक्विवेलेंट। क्षेत्रफल नहीं लिखकर उसकी जगह क्या लिखा जाता है? क्षेत्रफल इक्विवेलेंट। लंबाई नहीं लिखकर उसकी जगह क्या लिखा जाता है? L इक्विवेलेंट लिखा जाता है कि नए संयोजन का क्षेत्रफल कितना रहा, नए संयोजन की लंबाई कितनी रही और उसके लिए K इक्विवेलेंट कितना रहा। तो जब भी अगर एक से ज्यादा छड़ हो तो अपन K इक्विवेलेंट की गणना करना अब सीखेंगे कि जब भी एक से ज्यादा छड़ होती है तो K इक्विवेलेंट की गणना कैसे की जाती है। देखिए बच्चों, अपन K इक्विवेलेंट की गणना कर रहे हैं। जब भी अपने पास अगर 2 छड़ हो जाएगी तो I का जो फॉर्मूला होता है के ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी एच माइनस टी एल, उस वाले फॉर्मूले में K की वैल्यू कैसे रखेंगे? 2 छड़ है, दोनों की अलग अलग है K की वैल्यू, तो उसके बजाय फिर अपन क्या रखते हैं? K इक्विवेलेंट की गणना करते हैं। तो K इक्विवेलेंट की गणना करेंगे तो सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी अगर एक के बाद एक छड़ जुड़ी हुई हो, 2 छड़ किस प्रकार से जुड़ी हुई है? पहली छड़ और पहली छड़ के जस्ट बाद है दूसरी छड़। जब भी एक के बाद एक छड़ ऐसे जुड़ी हुई रहेगी तो इनको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। जैसे आपने प्रतिरोध में पढ़ा होगा, एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े हुए हो, अगर प्रतिरोध कुछ इस टाइप से जुड़े हुए रहते हैं तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। एक के बाद एक जुड़े होने चाहिए। ऐसे अगर छड़ भी एक के बाद एक जुड़ी हुई है तो इनको छड़ों का क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाएगा इनको छड़ों का। अगर छड़ों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है क्या कि यहां पर जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होता था तो R इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखते थे? R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखा जाता है? R3 लिखा जाता है। यही होता है, ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू श्रेणी क्रम में डायरेक्ट क्या करते हो? R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हो। तो यहां पर भी कर दूं क्या मैं? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 कर दूं क्या बच्चों? R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा जाएगा? L इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखा जाएगा? L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। ये होता था R का फॉर्मूला, तापीय प्रतिरोध का फॉर्मूला L अपॉन K। तो अपन ने एक तो इक्विवेलेंट वाले के लिए लिख दिया, R1 वाले के लिए लिख दिया, R2 वाले के लिए। अब देखिए L इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं मैंने। एक छड़ ये थी, एक दूसरी छड़ ये थी, दोनों को मिला दिया मैंने। अगर दोनों को मैंने मिला दिया है तो छड़ की जो इक्विवेलेंट लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? अगर इसकी L1 है, इसकी L2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2 हो जाएगी क्या? तो L इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? L1 प्लस L2 लिख सकता हूं क्या? तो ये L इक्विवेलेंट की जगह लिख रहे हैं अपन L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट और A इक्विवेलेंट। एरिया इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया इक्विवेलेंट क्या रहेगा? एक छड़ है, दूसरी छड़ है। अगर सिंगल छड़ होती तब भी एरिया ए दिखता मुझे, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। 2 छड़ लगा दी तब भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी कितना दिख रहा है? ये ए दिख रहा है क्या मुझे? देखिए आगे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कि जब भी छड़ों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ए इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होता, वो दोनों छड़ों के ए के बराबर ही रहेगा, क्योंकि अभी भी ए दिख रहा है। देखो मोटाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2
ए, और मुझे ऐड करने के लिए दोनों का क्षेत्रफल क्या रखना था, समान रखना था, तभी मैं उनको अच्छे से ज्वाइन कर पाऊंगा। इसलिए श्रेणी क्रम में दोनों का क्षेत्रफल समान होता है और जो नया ए इक्विवेलेंट लिखते हैं वो भी क्या रहता है, ए रहता है। ऐसे ऐसे ए को उड़ा दिया जाए और यहां से के इक्विवेलेंट को सोल्व करेंगे अगर, तो यहां से जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास में आता है बच्चों, वो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जब अपन के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। और अगर ऐसे तीन छड़ हो तो तीन छड़ के लिए क्या हो जाएगा है, एंड सो ऑन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है। ये आ गया अपने पास में श्रेणी क्रम के लिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। किसके लिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तीन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। ऐसे चार होंगे तो वो टर्मिन में क्या करते रहेंगे, अपन ऐड करते रहेंगे। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या रहेगा फॉर्मूला, अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो आपको पता था क्या कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है क्या। समांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए होंगे, एक छड़े से तो एक छड़े से, ध्यान दीजिए। अब की बार क्या क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल A1 हो इसका A2 हो तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। अकेली छड़ का कम दिख रहा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दूसरी छड़ भी अकेली इसका भी कम दिख रहा है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दूं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों का ज्यादा हो गया मिला के। लेकिन लंबाई देखिए, अगर इसकी लंबाई भी L इसकी लंबाई भी L तो दोनों की लंबाई कितनी रहेगी, मैंने ऐड कर दिया फिर भी लंबाई कितनी दिख रही L। जबकि श्रेणी क्रम में लंबाई कितनी हो गई थी, L1 प्लस L2, समांतर क्रम में लंबाई कितनी रहेगी, L ही रहेगी। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों के प्रथम सिरे एक जगह पर और दोनों के अंतिम सिरे सेम ताप पर होने चाहिए। तो अगर ये पहले की लंबाई भी L, दूसरे की लंबाई भी L और समांतर क्रम में ऐड करने के बाद भी लंबाई कितनी बनी रहेगी, L ही बनी रहेगी। इनकी जगह अगर मैं लिखता हूं तो 1 अपॉन R, R की जगह लिखेंगे L अपॉन K, K किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2। लेकिन मुझे पता है लंबाई सेम रहेगी, L इक्विवेलेंट बोल दूं चाहे L1 L2 कुछ भी बोल दीजिए, सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। L इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख देंगे अपन, L ही लिख देंगे। लिख दीजिए K इक्विवेलेंट, A इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा बच्चों। A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, L इज इक्वल टू K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। अगर यहां से L से L को उड़ा दिया जाए, K इक्विवेलेंट की बात करें तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आने वाला है अपने पास में, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये वाला फॉर्मूला भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार इधर भी लिख देता हूं। ये तो किसके लिए था, श्रेणी क्रम के लिए, और ये वाला किसके लिए लिख रहे हैं अपन, समांतर क्रम के लिए। इस वाले फॉर्मूले को एक बार यहां लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए अच्छे से, किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो। समांतर क्रम के लिए इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। गलती से K1 प्लस K2 मत कर देना भाई, ये ध्यान रखना नीचे है ना, क्या लिखना है, A1 प्लस A2। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चार फॉर्मूला की अभी तक अपन ने बात की। एक तो I का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू KA अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई TH माइनस TL। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था वो कौन सा था, तापीय प्रतिरोध, R इज इक्वल टू L अपॉन K। तीसरा K इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। और K इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए बात करें तो K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बच्चों ये चारों फॉर्मूले अपन को चालन वाले में याद होने चाहिए, कंडक्शन में अपन को याद होने ही चाहिए। अगर ये चार फॉर्मूले याद है तो कंडक्शन के सवाल अपन से हो जाएंगे। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। देखिए बच्चों, K इक्विवेलेंट
की गणना करनी है अपन को, और क्वेश्चन में के इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। के इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, अपन को छड़ों को संयोजन को देख के बताना है कि वो श्रेणी होंगे या फिर समांतर होंगे। ये भी एक के बाद एक जुड़ी हुई है यानी कि श्रेणी क्रम, ये भी एक के बाद एक जुड़ी हुई है यानी कि क्या रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या है, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता था क्या, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। क्या यही फॉर्मूला लिखते थे अपन छड़ के लिए? बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा जाता था। मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो L1 की वैल्यू 2L, L2 की वैल्यू 2L, यहां पर सोल्व करें तो 2L अपॉन L1 अपॉन K1, K1 की वैल्यू बोलिए K प्लस कितना हो जाएगा 2L अपॉन 3K, यही होगा, कोई आपत्ति इसमें। इसको सोल्व करें तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 4L, नीचे क्या 2L को कॉमन ले लू, क्या 2L को कॉमन ले लिया और एलसीएम किसको ले दिया, 3K को एलसीएम ले दिया, 3K को एलसीएम ले दिया तो ये तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 3K/2 कितना आने वाला है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3K/2। ये 3 के ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। तो कितना आ रहा है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास में 3K/2 आ रही है। यानी कि ना तो मुझे K पुट करना है ना 3K पुट करना है, कितना पुट करना है मुझे 3K/2 पुट करना है के इक्विवेलेंट, जब भी अगर आईटी के फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत पड़ी तो। दूसरे वाले में देखिए वही श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन है तो क्या लिख दोगे आप, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। ऐसे अगर 4 रोड होती तो 4 टर्म तक लिख देते इसको। L1 प्लस L2 प्लस L3, सारी लेंथ को अगर ऐड करूं L प्लस 4L प्लस 3L, L प्लस 4L प्लस 3L अपॉन L अपॉन K प्लस 4L अपॉन 2K प्लस कितना आ जाएगा 3L अपॉन K, यही चाहने वाला है। इसको 2 से 2 को अगर उड़ा दूं ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ 8L अपॉन, इससे 2 से अगर मैं 2 को उड़ा देता हूं 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स उड़ाने के बाद में कितना बचेगा, L/K कॉमन आ रहा है सब में से, ये L/K कॉमन आ गया, कितना बचेगा यहां पे 1 प्लस यहां पे कितना बचेगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। L से L को उड़ा दिया जाए तो K किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8K/6, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ये कितना आने वाला है 4K/3। के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है अपने पास में 4K/3 आने वाली है। तो श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, बाकी टर्म बढ़ती जाएगी तो इनकी ये भी टर्म अपन बढ़ाते जाएंगे। देखिए बच्चों वही के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है आपको। इस बार जो भी आपको दोनों जो डायग्राम दिख रहे हैं, दोनों फोटो जो दिख रहे हैं, उनमें ये दोनों समांतर क्रम में दिख रही होगी, इधर भी ये दोनों समांतर क्रम में दिख रही होगी। समांतर क्रम के लिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं अपन, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2, यही लिखा जाता है क्या, बोलिए K1 कितना है 2K, A1 कितना है 3A प्लस K2 कितना है 2K, A2 कितना है A अपॉन A1 प्लस A2 3A प्लस A, यही करना होगा अपन को। 4 यानी कि अपन लिख देंगे ऊपर कितना आ रहा है 6K प्लस 2K, कितना हो जाएगा 8K अपॉन 4A, यानी कितना आएगा 2K आएगा। क्या के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2K आ रहा है। और ऐसा ध्यान दीजिए ये वाली ऊपर वाली छड़ थी, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी चालकता भी कितनी थी 2K, इसकी चालकता भी कितनी थी 2K, दोनों की चालकता 2K थी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों छड़ थी वो समान पदार्थ की बनी हुई थी, दोनों छड़ थी वो समान पदार्थ की, तभी तो K समान हो रहा है उनका, इसका भी 2K इसका भी 2K, यानी कि ये लोहे की तो ये भी लोहे की, दोनों को ऐड कर दूंगा तब भी किसकी बनी रहेगी, लोहे की बनी रहेगी। यानी कि जब भी आपको दो छड़ के लिए कंडक्टिविटी क्या दिख जाए, सेम दिख जाए, तो चाहे वो समांतर क्रम में हो चाहे श्रेणी क्रम में हो, के इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, दोनों की कंडक्टिविटी के इक्वल ही आएगा। अगर दोनों छड़ की चालकता क्या है, समान है, उसमें चालकता समान है, तो इक्विवेलेंट चालकता भी उन्हीं के समान आती है। ये बात अपन को ध्यान यहां से रखनी है। इधर की बात करेंगे तो इधर तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वापिस K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। K1 बोलिए, K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K, A1 कितना हो जाएगा A, K2 कितना हो जाएगा 2K, A2 कितना हो जाएगा 2A अपॉन A1 प्लस A2, यानी कि A प्लस 2A, यही आएगा। 3K प्लस 4K यानी कितना हो जाएगा 7K अपॉन 3A, यानी कितना बचेगा 7K/3।
3 बचेगा। इसके लिए ये के इक्विवेलेंट आने वाला है। स्टार मार्क करके क्या चीज ध्यान रखनी है, जब भी दो छड़ों के लिए इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, दो छड़ों के लिए अगर K क्या रह जाए, सेम रह जाए, तो K इक्विवेलेंट भी कितना होता है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भी कितना आता है, K ही आता है, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा, K के इक्वल ही आएगा, चाहे आप यहां पर श्रेणी लिखो चाहे समांतर लिख दीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने जो दोनों छड़ लिए दोनों समान पदार्थ के, उनको कैसे भी जोड़ो वापिस वो समान पदार्थ उसी पदार्थ की रहेगी, तो K की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, वही रहने वाली है बच्चों। देखिए बच्चों, अपन को K इक्विवेलेंट इसमें फाइंड करना है। अगर मुझे K इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले पता लगना चाहिए कि समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है बोल रखी कि इधर वाला हाई टेम्परेचर है और इधर वाला क्या है, लो टेम्परेचर। अगर इधर वाला हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर है, यानी कि जो उष्मा है वो इस साइड से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित हो रही होगी। जो उष्मा है, उष्मा उच्च ताप से किधर की तरफ प्रवाहित हो रही होगी, निम्न ताप की तरफ। यानी कि अगर ऐसे उष्मा का फ्लो हो रहा है तो मैं देख सकता हूं कि जो दोनों छड़ है, छड़ इस टाइप से बनी हुई है कि अंदर का मटेरियल कुछ और है और बाहर मैंने किसी दूसरे मटेरियल की एक लेयर चढ़ा रखी। अंदर R1 त्रिज्या का अलग मटेरियल है और उसके ऊपर R1 त्रिज्या की एक मैंने दूसरी लेयर चढ़ा रखी है। अंदर R2 त्रिज्या का एक बेलन है, उसके ऊपर R1 त्रिज्या की मैंने एक अलग से लेयर चढ़ा रखी है। ये कॉम्बिनेशन है। अगर मैंने लेयर चढ़ा रखी तो मुझे पता रहेगा कि दोनों का जो प्रथम सिरा है, दोनों का प्रथम सिरा भी एक जगह पर और दोनों का जो अंतिम सिरा है, दोनों का अंतिम सिरा भी एक जगह पर आ रहा है। दोनों का प्रथम सिरा समान ताप पर, दोनों का अंतिम सिरा समान ताप पर, यानी कि इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। इसी को बोलते थे आप समांतर क्रम संयोजन। दोनों का प्रथम सिरा समान ताप पर और दोनों का अंतिम सिरा भी क्या होना चाहिए, समान ताप पर। इसी को क्या बोला जाता है, समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है। यहां पर दोनों का प्रथम सिरा समान ताप पर और अंतिम सिरा भी किस पर है, समान ताप पर, तो इसको भी क्या बोल देंगे अपन, समांतर क्रम संयोजन। लेकिन अगर मैंने समांतर क्रम संयोजन इसको बोल दिया है तो मुझे K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये लिखा जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2, ये इस लिखा जाएगा। K1 और K2 मुझे डायरेक्ट गिवन है, लेकिन A1 और A2 की देने की जगह मुझे क्या दे रखी है, रेडियस। मुझे कौन सा एरिया लेना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं A2 एरिया लिखूं तो A2 एरिया कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले, इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है उस लेयर के क्षेत्रफल की बात करता हूं, अगर मैं उस ऊपर चढ़ी हुई लेयर के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पूरे ऊपर की लेयर का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि पाई R1 स्क्वायर तब होता जब R1 त्रिज्या में पूरा बाहर वाला मटेरियल ही रहता। लेकिन मुझे पता है अंदर वाला मटेरियल तो क्या है, कुछ और है। तो अगर मैं पूरे बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल हटा दूं तो केवल इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल बच जाएगा। पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। इसमें से अंदर वाला हटा दूं तो ये बाहर वाली छड़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो A1 की अगर बात करें तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर ये वाली वैल्यू अगर A1 और A2 में चिपका दी जाए तो K इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा। K इक्विवेलेंट देखिए, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1, A1 की वैल्यू बोलिए कितनी हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर प्लस K2, A2 की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस K2 और A2 की वैल्यू बोलिए, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगी, तो ये पाई R2 स्क्वायर चिपका दिया। अपॉन में भी क्या लिखेंगे अपन, A1 प्लस A2 लिखेंगे। A1 प्लस A2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होगा पाई, दोनों यहां से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, पाई कैंसिल आउट, खत्म। तो क्या बचेगा, K1 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस K2 R2 स्क्वायर अपॉन में पाई उड़ चुका है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, प्लस R2 स्क्वायर से माइनस R2 स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा यहां पर, R1 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये अपने पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। बस यहां पे अपन को पता लगना चाहिए था कि दोनों किसमें है, समांतर क्रम में होंगे।